तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज अपने इस वीडियो में हम हरियाणा की मॉडर्न हिस्ट्री यानी हरियाणा का आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हरियाणा क्या है। हरियाणा इंडिया का एक स्टेट है। उससे पहले हरियाणा एक प्लेन एरिया या मैदानी इलाका है जो नॉर्थ इंडिया या उत्तरी भारत में स्थित है। हरियाणा के नॉर्थ में घग्गर रिवर है जो उसे पंजाब से अलग करती है। हरियाणा के वेस्ट में थार डेजर्ट है। हरियाणा के साउथ में अरावली रेंज है। हरियाणा के ईस्ट में यमुना रिवर है और नॉर्थ ईस्ट पर शिवालिक रेंज है। अब ये तो होगी हरियाणा की ज्योग्राफी। अब बात करते हैं हरियाणा की मॉडर्न हिस्ट्री की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ में बहुत खिचड़ी भी है, मतलब कॉम्प्लेक्स है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा अच्छे से समझने के लिए, और अपनी फ़ोन स्क्रीन की साइड में दिए गए सेटिंग ऑप्शन से पहले ही वीडियो को हाई पिक्चर क्वालिटी पर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगलों का पतन, बंदा बहादुर, पेशवा बाजीराव का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण, अहमदिया करार, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, पानीपत का तीसरा युद्ध, रोहिले, जाटों, राजपूतों, सिखों और मराठों के बीच हरियाणा के लिए के संघर्ष, जॉर्ज थॉमस देसी ईरिश राजा ऑफ हरियाणा, अंग्रेज़ों का राज, अमृतसर की संधि, 1857 का विरोध और हरियाणा का पंजाब में विलय, हरियाणा 1858 के बाद विशाल हरियाणा मूवमेंट, भारत की आज़ादी, 1947 का बंटवारा और 1966 में हरियाणा का भारत का राज्य बनना, और अंत में हरियाणा 1966 के बाद। तो चलो अब शुरू करते हैं। 1526 से 1700 तक इंडिया में मुगलों का राज चल रहा होता है। मुगलों के राज में वेस्ट और ईस्ट पंजाब को लाहौर सूबा बोला जाता है। हरियाणा और वेस्ट यूपी को दिल्ली सूबा बोला जाता है। 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। 1707 में बहादुर शाह बनता है मुगल बादशाह। अगले साल 1708 में हरियाणा में बंदा बहादुर का आगमन होता है। अब पहले शॉर्ट में जान लेते हैं कि बंदा बहादुर कौन थे। बंदा बहादुर का असली नाम लक्ष्मण दास था और वो जम्मू और कश्मीर के रजौड़ी पुंछ से ताल्लुक़ रखते थे। बचपन में उनसे गर्भवती हिरन की हत्या हो जाती है, जिसके बाद वो संन्यास लेकर महाराष्ट्र के नंदेड़ में सेटल हो जाते हैं माधोदास के नाम से। वहाँ कुछ सालों बाद उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी से हुई, जिन्होंने माधोदास को बहुत प्रभावित किया और उसके बाद वो सिख बन गए और उनका नाम पड़ गया बंदा बहादुर। उन्होंने भारत को मुगलों से आज़ाद करवाने की शपथ ली। 1708 में बंदा बहादुर ने हरियाणा में आकर सोनीपत के पास सोना लूटा और मुगलों को हराया। उसके बाद फतेहाबाद के पास भूना और अंबाला के पास कपूरी में भी मुगलों को हराकर खजाना लूटा। उसके बाद बंदा बहादुर ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर स्थित समाना शहर को तबाह कर दिया और वहां भी काफ़ी मुसलमानों की हत्या कर दी। उसके बाद बंदा बहादुर ने चंडीगढ़ के पास मोहाली की चप्पड़ चढ़ी और सिंध की लड़ाई में मुगलों को हराया और पंजाब के मालवा इलाके पर अपना अधिकार कर लिया। फिर बंदा बहादुर ने यमुनानगर के पास सधौरा में भी मुसलमानों की लाशों का ढेर लगा दिया। 1710 तक 1710 तक बंदा बहादुर ने पंजाब के मालवा और उत्तरी हरियाणा में अपना आज़ाद राज स्थापित किया और यमुनानगर के पास लोहगढ़ या मुखलिसपुर को अपनी राजधानी बनाया। बंदा बहादुर ने यूपी के सहारनपुर में भी काफ़ी आक्रमण किए। 1711 में मुगलों ने बंदा बहादुर की राजधानी लोहगढ़ पर कब्जा करके सारे इलाके वापस जीत लिए और बंदा बहादुर पहाड़ियों में फरार हो गए। इसके बाद 1719 तक काफ़ी मुगल बादशाह बदलते रहे, जैसे जहांगीर शाह, फर्रुख शाह, रफ़ी उद दराजत, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासन के दौरान 1737 में पेशवा बाजीराव दिल्ली पर हमला करते हैं और चौथ वसूल करके वापस चले जाते हैं। 2 साल बाद 1739 में ईरान का बादशाह नादिर शाह भारत पर हमला करता है। खैबर से होते हुए पंजाब लूटने के बाद वो अपना रुख हरियाणा दिल्ली की तरफ करता है। 1739 में हरियाणा के करनाल में नादिर शाह का मुगलों के साथ युद्ध होता है, जिसमें नादिर शाह जीत जाता है और दिल्ली सूबा लूटता है। उसके बाद कोहिनूर और मोर तख्त यानी पीकॉक थ्रोन को ईरान ले जाता है। 1751 में माधो सिंह जो है वो जयपुर के राजा बनते हैं। वो मुगलों से हरियाणा का नारनौल, कन्नौड़, लोहारू के इलाके जीत लेते हैं और नारानौल के पास माधोगढ़ का किला बनवाते हैं, और ये सारा इलाका वो राजपूत बलवंत सिंह को जगीर में दे देते हैं। 1752 में मराठास और मुगलों के बीच संधि होती है, जिसको अहमदिया करार के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुताबिक मुगलों पर जब भी फॉरेन इन्वेजन या बाहरी आक्रमण होगा, तब तब मराठास उनको बचाने आएंगे। 1752 में अहमद शाह अब्दाली अपने तीसरे आक्रमण के टाइम पर लाहौर सूबा या पंजाब जीत लेता है मुगलों से।
1753 में भरतपुर के महाराजा सूरजमल मुगलों को घसेड़ा के युद्ध में हराने के बाद मुगलों से हरियाणा में नूह और पलवल जीत लेते हैं और फरीदाबाद या बल्लभगढ़ के जाट राजा को भी अपने अधीन कर लेते हैं। 1757 में अहमद शाह अब्दाली इंडिया पर फोर्थ या चौथा आक्रमण करता है, जिसमें वो दिल्ली सूबा यानी हरियाणा और वेस्ट यूपी पर अपना अधिकार कर लेता है और अहमद शाह अब्दाली लूटपाट करके वापस चला जाता है और दिल्ली सूबा का प्रशासन नजीबुद्दौला को दिया जाता है। अब अहमदिया करार के मुताबिक मराठास को मुगलों को बचाने आना था, तो वो 1757 के एंड तक दिल्ली पहुंचते हैं और बैटल ऑफ दिल्ली 1757 होता है, जिसमें मराठा दिल्ली सूबा यानी हरियाणा वेस्ट यूपी को अफगानों से आज़ाद करवाते हैं। अगले साल अदीना बेग के आमंत्रण या इनविटेशन के बाद अगले साल 1758 में मराठास लाहौर सूबा यानी पंजाब पर हमला करते हैं और पेशावर तक मराठा राज स्थापित करते हैं। अगले साल 1759 में अहमद शाह अब्दाली वापस से लाहौर सूबा यानी पंजाब जीत लेता है और 1760 तक दिल्ली सूबा यानी हरियाणा और वेस्ट यूपी को भी जीत लेता है। अब अहमदिया करार के मुताबिक मराठों को फिर से मुगलों को बचाने आना था, इसलिए वो जनवरी 1761 तक हरियाणा पहुंचते हैं और उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध होता है मराठास और अफगान्स के बीच, जिसका परिणाम ये निकलता है कि मराठास हार जाते हैं और वो वापस चले जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। अहमद शाह अब्दाली को जीत कर भी बहुत नुकसान होता है, इसलिए अब्दाली दिल्ली सूबा यानी हरियाणा और वेस्ट यूपी को मुगलों को सौंप जाता है और नजीबुद्दौला को मुगलों का रेजेंट बना जाता है यानी राज प्रतिनिधि। उसी साल सिरसा फतेहाबाद के भट्टी मुसलमान भी अपने आप को आज़ाद घोषित कर लेते हैं। 1762 में जाट राजा महाराजा सूरजमल के लिए हरियाणा का मैदान खाली हो जाता है। वो मौका देखते ही 1762 में रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव और रोहतक पर कब्जा कर लेते हैं। 1763 में नजीबुद्दौला और महाराजा सूरजमल के बीच दिल्ली के पास हिंडौन नदी के किनारे झड़प होती है, जिसमें महाराजा सूरजमल की मृत्यु हो जाती है। उनके वंशज महाराजा जवाहर सिंह को ना चाहते हुए भी रोहतक, झज्जर और गुड़गांव मुगलों को वापस करने पड़ते हैं। 1764 में पंजाब के मालवा इलाका, जिसको अहमद शाह अब्दाली सरिंद सूबा बना देता है, वहाँ पर सिख मिसलों की 1764 में सरिंद का युद्ध होता है, जिसमें सरिंद सूबा यानी मालवा का अफगान सूबेदार जैन खान मारा जाता है और सिख मिसलें पंजाब के मालवा इलाके या सरिंद सूबा पर अपना अधिकार कर लेती हैं। सिख मिसलें यहीं नहीं रुकती, वो दिल्ली सूबा यानी हरियाणा और वेस्ट यूपी को भी जीतने की कोशिश करती हैं मुगलों से। सिख मिसलें वेस्ट यूपी तो जीत नहीं पाती, लेकिन सिख मिसलें मुगलों से उत्तरी हरियाणा का कुछ इलाका जीत लेती हैं। जैसे पटियाला की फुल्किया मिसल नरवाना पर कब्जा करती है, संगरूर की फुल्किया मिसल जिंद, रोहतक, गोहाना, पानीपत और करनाल पर कब्जा करती है। करोड़ सिंगा मिसल कैथल, थानेसर, लाडवा और चिचरौली पर कब्जा करती है, जो बाद में जाके 4 अलग राज्य बन जाते हैं। निशान वालिया मिसल सिखों की अंबाला पर कब्जा करती है। सिखों की शीदा मिसल शहजादपुर पर कब्जा करती है। अलवालिया मिसल नारायणगढ़ पर कब्जा करती है और मनी माजरा या पंचकुला का जमींदार गरीबदास भी लगे हाथ अपने आप को आज़ाद घोषित कर लेता है। 1768 में बीकानेर के राजपूत राजा सिरसा फतेहाबाद के भट्टी मुसलमानों को अपने अधीन कर लेते हैं। 1770 या 1770 में नजीबुद्दौला, जो कि मुगलों के रेजेंट होते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। 1770 में मराठास वापस दिल्ली आते हैं और मुगलों को अपने अधीन कर लेते हैं, पर 1773 में हुए पेशवाई को लेकर गृह युद्ध के कारण मराठास को वापस दक्कन या साउथ इंडिया जाना पड़ता है। अब 1773 में मिर्ज़ा नजफ खान को मुगलों का रेजेंट यानी राज प्रतिनिधि बनाया जाता है। अगले साल 1774 में पटियाला के राजा सिरसा और फतेहाबाद के भट्टी मुसलमानों को अपने अधीन कर लेते हैं। 1774 में उसी साल में मिर्ज़ा नजफ खान भरतपुर के महाराजा नवल सिंह से हरियाणा के नूह और पलवल छीन लेते हैं और बल्लभगढ़ या फरीदाबाद के जाट राजा को अपने अधीन कर लेते हैं। 1776 में सिखों की रामगढ़िया मिसल, जो पंजाब में गुरदासपुर के पास बटाला में राज कर रही होती है, वो किसी कारण अपना राज खो देती है, तो पटियाला का सिख राजा उसे मुगलों से हरियाणा में हिसार जीतकर रामगढ़िया मिसल को दे देता है। 1778 में पटियाला का राजा जो है वो मनी माजरा या पंचकुला के राजा गरीबदास को अपने अधीन कर लेता है।
1778 में माधोगढ़ नारनौल एरिया में जो राजपूत बलवंत सिंह, जो कि जयपुर राजा का जागीरदार होता है नारनौल वाले इलाके में, वो हरियाणा के मुगलों से हरियाणा में हिसार भिवानी के इलाके पर कब्जा कर लेता है। अगले साल 1779 में मिर्ज़ा नजफ खान, जो मुगलों का राज प्रतिनिधि या रेजेंट होता है, वो जिंद के सिख राजा से हरियाणा के रोहतक, गोहाना, पानीपत और करनाल के इलाके वापस जीत लेता है। उसी साल 1779 में मिर्ज़ा नजफ खान जो है वो माधोगढ़ नारनौल में नियुक्त राजपूत बलवंत सिंह पर हमला करता है और वेस्टर्न हरियाणा के सारा इलाका वापस जीत लेता है, जिसमें हिसार, हांसी, भिवानी, चरखी, ददड़ी, नारनौल वगैरह आते हैं। अगले साल 1780 में मिर्ज़ा नजफ खान रेवाड़ी के अही राजा को भी अपने अधीन कर लेते हैं। 1782 में सिरसा और फतेहाबाद के बठी मुसलमान जो हैं वो अपने आप को आज़ाद घोषित कर लेते हैं पटियाला के राज्य से, और रामगढ़िया मिसल भी हिसार छोड़कर वापस पंजाब चला जाता है। उसी साल 1782 में मिर्ज़ा नजफ खान की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसके बेटे नजीब कुली खान को मुग़लों का रेजेंट या राज प्रतिनिधि बनाया जाता है, बट वो इतना ताकतवर राज प्रतिनिधि नहीं बनता मुग़लों का। इसलिए 1783 में हरियाणा में एक पावर वैक्यूम, या हरियाणा दिल्ली में पावर वैक्यूम बन जाता है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए 1783 में कुछ सिख मिसले बघेल सिंह करोड़ सिंधिया के नेतृत्व या लीडरशिप में दिल्ली पर कब्जा करते हैं। सिखों का कब्जा सिर्फ दिल्ली पर 6 महीने चलता है, जिसमें वो मुग़लों से पैसा वसूलते हैं और दिल्ली की ऐतिहासिक जगहों पर गुरुद्वारे बनाते हैं, जैसे गुरुद्वारा शीशगंज और गुरुद्वारा रकाबगंज। और उसके बाद वो दिल्ली छोड़कर वापस चले जाते हैं। 1784 में मराठा लोग वापस दिल्ली आते हैं और मुग़लों को अपने अधीन करते हैं। मुग़ल बादशाह शाह आलम मराठा को हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के इलाके दे देता है और ख़ुद मुग़ल दिल्ली तक सीमित रह जाते हैं। इस तरह हरियाणा और वेस्ट यूपी के इलाके जो हैं मुग़लों के अंडर थे, अब वो मराठों के अंडर डायरेक्ट शासन में आ जाते हैं। 1785 में मराठास और सिख्स में ट्रीटी होती है, जिसमें वो एक दूसरे के इलाकों पर हमला ना करने की हामी भरते हैं, बट ये ट्रीटी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती और सिख लोग दोबारा से 1786 में मराठों के अंडर वेस्ट यूपी और हरियाणा के इलाकों पर लूटपाट शुरू कर देते हैं। 1787 में महाजी शिंदे मराठा सरदार जो हैं वो अंबाजी इंगले को करनाल का फौजदार नियुक्त करते हैं ताकि वो सिखों से निपट सकें, और अंबाजी इंगली जो है वो श्याम राव को करनाल में अपना उप फौजदार नियुक्त करता है, बट श्याम राव करनाल में अपनी पोजीशन को संभाल या मेंटेन नहीं कर पाता, इसलिए श्याम राव करनाल को जिंद के सिख राजा को सौंप जाता है। उसी साल 1787 में नजीब-उद-दौला का पोता गुलाम कादिर शक्तिशाली हो जाता है और पूरे दिल्ली सूबा यानी हरियाणा वेस्ट यूपी पर कब्जा कर लेता है। वो मुग़ल बादशाह शाह आलम को अंधा कर देता है और मुग़लों की औरतों को नंगा नचाता है। अगले साल 1788 में मराठा लोग गुलाम कादिर को पकड़ लेते हैं और उसका मर्डर कर देते हैं। इसी तरह दिल्ली सूबा यानी हरियाणा वेस्ट यूपी फिर से मराठा राज इस्टेब्लिश हो जाता है और मुग़ल दोबारा मराठों के अधीन आ जाते हैं। 1792 में मराठा जो है वो सिरसा फतेहाबाद के बट्टी मुसलमानों को अपने अधीन कर लेते हैं। इसी समय के आसपास लाडवा का सिख राजा जिंद के सिख राजा से करनाल हड़प लेता है। 1793 में मराठे लोग खंडे राव को झज्जर का फौजदार नियुक्त करते हैं। 1794 में खंडा राव ने जॉर्ज थॉमस को अपने अंडर सेनापति नियुक्त किया। जॉर्ज थॉमस अब था कौन? जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का इरिश व्यक्ति था जो आया तो अंग्रेज़ों की सेना के साथ भारत, पर जल्द ही मराठास के अधीन सेवा में लग गया था। खंडे राव ने जॉर्ज थॉमस की काबिलियत देखते हुए उसे झज्जर के पास बेरी की जगीर दी, जहां उसने जॉर्जगढ़ नाम का किला भी बनवाया। 1797 में खंडे राव जो कि झज्जर का मराठा फौजदार होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, और अगले साल 1798 में जॉर्ज थॉमस ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। उसके बाद वो रोहतक, भिवानी, नारानौल, हिसार पर कब्जा कर लेता है और हांसी को अपनी राजधानी बनाता है। इसी तरह सिरसा, फतेहाबाद, भट्टी लोग भी आज़ाद हो जाते हैं मराठों से। 1799 में जॉर्ज थॉमस ने रेवाड़ी के अहीरों से गोकलगढ़ का किला भी छीन लिया। 1800 या 1800 में जॉर्ज थॉमस ने सिरसा फतेहाबाद के भट्टी मुसलमानों को अपने अधीन किया। जॉर्ज थॉमस अपने राज को किसानों से कर वसूल कर कर या
आसपास के राज्य जैसे बीकानेर, जयपुर, जींद, पटियाला पर हमला करके लूट कर चलाता था। इतिहासकारों ने जॉर्ज थॉमस को देसी इरिश राजा ऑफ हरियाणा की उपाधि से भी सम्मानित किया। बट जॉर्ज थॉमस का राज ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। 1801 में मराठास ने सिखों और राजपूतों के साथ मिलकर जॉर्ज थॉमस को हरा दिया और हरियाणा वापस से मराठा राज में आ गया और जॉर्ज थॉमस का राज यहीं खत्म हो गया जो 3 साल का था। 1803 में मराठा और अंग्रेज़ों के बीच सेकंड एंग्लो मराठा वार होता है जिसमें मराठे अंग्रेज़ों से हार जाते हैं। उसके बाद 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि या ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव 1803 होती है, जिसके मुताबिक मराठे जो हैं वो हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के इलाके अंग्रेज़ों को सौंप देते हैं और दिल्ली के मुगल अब अंग्रेज़ों के अधीन आ जाते हैं। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 में जितने भी मुसलमानों ने अंग्रेज़ों की मदद करी थी मराठों के खिलाफ, उन सभी को अंग्रेज़ लोग जो हैं उनको हरियाणा में रियासतें बनाकर देते हैं। जो पुरानी रियासतें थीं मराठों के अंडर, जैसे बल्लभगढ़ या फरीदाबाद के जाट राजा, रेवाड़ी के अहीर, सिरसा फतेहाबाद के भट्टी लोग, इनकी रियासतें वैसी की वैसी रहने देती हैं। जो रियासतें अंग्रेज़ नहीं बनाते वो थीं, उसमें से निजामत अली खान को झज्जर, चरखी ददरी और नारानौल की रियासत मिलती है। बम्बू खान को रोहतक, हिसार, हांसी और भिवानी की रियासत बना के दी जाती है। मुर्तज़ा खान और मोहम्मद खान को होडल और पलवल की रियासत मिलती है। बेगम समरू को पानीपत और झरसा यानी गुड़गांव की रियासत मिलती है। अहमद बख्श खान को लोहारू, नवाब ईसा खान को फिरोजपुर झिड़का यानी नू, अब्दुल समद खान को दुजाना और फैज़ तलब खान को पटौदी मिला, जो बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान के पूर्वज थे। तो अब ये हरियाणा की सारी रियासतें जो हैं वो अंग्रेज़ों के अंडर आ गई थी और इन सभी इलाके, जो हरियाणा के इलाके जो अंग्रेज़ों के अंडर थे, उनको अंग्रेज़ों ने दिल्ली टेरिटरी बना दी है। 1805 में अंग्रेज़ों ने लाडवा के सिख राजा से करनाल जब्त कर लिया और 1806 में करनाल में मिलिट्री कैंट बना लिया सिख मिसलों के खिलाफ, और करनाल के आसपास के गांव के इलाके को जगीर बनाकर या रियासत बनाकर मोहम्मद अली खान को दे दी गई। दूसरी तरफ पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की ताकत बढ़ती जा रही थी और उन्होंने 1807 तक मालवा की सिख मिसलों को अपने अधीन कर लिया था और 1808 में महाराजा रणजीत सिंह ने उत्तरी हरियाणा की सिख मिसलों को भी अपने अधीन कर लिया था और वो थानेसर कैथल तक पहुंच गए थे। बट उसके आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि जैसे कि आपको पहले बताया कि अंग्रेज़ों ने 1806 में सिख मिसलों के खिलाफ करनाल में बहुत तगड़ी कैंटोनमेंट या कैंट बना रखी थी। पंजाब के मालवा और उत्तरी हरियाणा की सिख मिसलें महाराजा रणजीत सिंह से परेशान थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ लेना ज़्यादा बेहतर समझा। तो 1809 में अंग्रेज़ों और लाहौर के महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि या ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 हुआ, जिसके मुताबिक सतलुज से साउथ या दक्षिण में मालवा और नॉर्दर्न हरियाणा की सिख मिसलें जो थी वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गई, मतलब अंग्रेज़ों के अंडर रियासतें बन गई और इन सभी को सिसलुज स्टेट्स, अंग्रेज़ों ने इन सभी को सतलुज स्टेट्स बना दिया। 1817 में सिरसा फतेहाबाद के भट्टी लोग अंग्रेज़ों के लिए सिरदर्द बन गए थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने उसी साल 1817 में सिरसा फतेहाबाद के भट्टी मुसलमानों की सिरसा फतेहाबाद की रियासत को जब्त कर लिया और ये वो इलाका दिल्ली टेरिटरी के डायरेक्ट शासन में आ गया। 1818 में चचरौली या कलसिया के सिख रियासत ने भी किसी कारण अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध किया था, तो अंग्रेज़ों ने विरोध दबाने के बाद उनकी रियासत के काफ़ी गांव जब्त कर लिए और वो जो गांव जब्त किए थे वो भी सब दिल्ली टेरिटरी के डायरेक्ट शासन में चले गए। 1830 में अम्बाला की सिख रानी बिना औलाद के मर गई, तो अंग्रेज़ों ने अम्बाला की रियासत को भी ख़त्म करके अम्बाला को डायरेक्टली दिल्ली टेरिटरी में मिला दिया। 1836 में दिल्ली टेरिटरी को ख़त्म करके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, मतलब उस वक्त के उत्तर प्रदेश में मिलाया। इस तरह हरियाणा जो है वो 1836 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस या उत्तर प्रदेश की दिल्ली डिवीज़न बन गया और जो हरियाणा की जितनी भी रियासतें थीं वो उत्तर प्रदेश या उस वक्त के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की दिल्ली डिवीज़न में आ गए। 1843 में कैथल का सिख राजा बिना औलाद के मर गया, तो अंग्रेज़ों ने कैथल की सिख रियासत जब्त कर दी और कैथल को
से सतलुज स्टेट से हटाकर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस या उत्तर प्रदेश की दिल्ली डिवीज़न में मिला दिया। 1845 तक लाडवा का सिख राजा भी अंग्रेज़ों के लिए सिरदर्द बन गया था। इसलिए अंग्रेज़ों ने 1845 में लाडवा की रियासत भी ख़त्म करके लाडवा को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस या उस वक्त के उत्तर प्रदेश की दिल्ली डिवीज़न में मिला दिया। 1846 में अंग्रेज़ों ने सिखों की अहलुवालिया मिसल से नारायणगढ़ का इलाका जब्त कर लिया और उसको दिल्ली डिवीज़न में डायरेक्टली मिला दिया। 1850 में थानेसर की सिख रानी भी बिना औलाद के मर गई, तो अंग्रेज़ों ने 1850 में थानेसर की रियासत ख़त्म करके उसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस या यूपी की दिल्ली डिवीज़न में डायरेक्टली मिला दिया। उसी टाइम के आसपास अंग्रेज़ों ने अम्बाला के पास शहजादपुर और रोपड़ के सिख राजाओं से रियासत का दर्जा छीन के उनको ज़मींदार का दर्जा दे दिया। इस तरह शहजादपुर और रोपड़ भी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस यूपी की दिल्ली डिवीज़न के डायरेक्ट कंट्रोल के पार्ट बन गए। दूसरी तरफ 1849 तक पंजाब में सिख अंपायर भी ख़त्म हो गया होता है और वहाँ पंजाब प्रोविंस बनाई जाती है और सिस सतलुज स्टेट्स और शिमला हिल स्टेट्स को पंजाब प्रोविंस में डाल दिया जाता है। अब 1857 में आगमन होता है भारत की पहली क्रांतिकारी लड़ाई का, जिसे कहते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 या 1857 का विद्रोह। ये 1857 का रिवॉल्ट मेरठ और अम्बाला कैंट में मई 1857 में शुरू होती है। देखते देखते ये विद्रोह दिल्ली आ गई और दिल्ली से ये 1857 का रिवॉल्ट पूरे हरियाणा के इलाके में फैल गया। अब हरियाणा में 1803 में अंग्रेज़ों द्वारा जितनी भी रियासतें बनाई गई थी वो सब 1857 के में विद्रोह कर गई। हरियाणा में हुई 1857 का रिवॉल्ट का मेन लीडर थे रोहतक हिसार के बब्बू खान, जज्जर नारानौल के अब्दुल रहमान खान, रेवाड़ी के राव तुलाराम और बल्लभगढ़ के नाहर सिंह जाट। हरियाणा की सारी रियासतें इन्हीं चारों के नेतृत्व या लीडरशिप में हरियाणा के 1857 वॉल्ट में उतरते हैं। बस 3 रियासतें इस टाइम पर शांत रहती हैं और वो थी लोहारू, दुजाना और पटौदी। सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया और उनके सामने उनके घर वालों को गोली मार दी। नवंबर 1857 में हरियाणा की रियासतों का अंग्रेज़ों की सेना के साथ बैटल ऑफ नसीबपुर या नारानौल होता है, जिसमें दोनों साइड बहुत नुकसान होता है। दिसंबर 1857 तक हरियाणा की सारी रियासतों के राजा और नवाब सरेंडर कर देते हैं। जनवरी 1858 में हरियाणा की जितनी भी रियासतें जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था उन सभी के राजा और नवाबों को फांसी दे दी जाती है और उनकी रियासतें जब्त कर ली जाती हैं। सिर्फ 3 रियासतें बच जाती हैं और वो हैं लोहारू, पटौदी, दुजाना, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया होता। फरवरी 1858 में दिल्ली डिवीज़न यानी हरियाणा को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस या यूपी से छीन लिया जाता है और उसे पंजाब प्रोविंस में मिला दिया जाता है। दिल्ली डिवीज़न यानी हरियाणा को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस या यूपी से निकालकर पंजाब प्रोविंस में इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है क्योंकि 1857 के विद्रोह में यूपी या नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की सरकार फेल हो गई थी दिल्ली डिवीज़न का विद्रोह दबाने में, और पंजाब प्रोविंस ने बड़ी आसानी से अपने पंजाब वाले इलाके में 1857 का विद्रोह दबा दिया था। इसलिए फरवरी 1858 में हरियाणा दिल्ली डिवीज़न को यूपी से हटाकर पंजाब प्रोविंस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसलिए 1858 से 1911 तक हरियाणा जो है वो पंजाब प्रोविंस की दिल्ली डिवीज़न बनकर रही। 1857 का विद्रोह दबाने में पटियाला, नाभा और जिंद के सिख राजाओं ने बहुत मदद करी थी अंग्रेज़ों की। इसलिए 1861 में अंग्रेज़ों ने नारानौल और कन्नौड़ का इलाका पटियाला को दे दिया, बवल का इलाका नाभा के सिख राजाओं को दे दिया और चड़की ददरी का इलाका जिंद के सिख राजाओं को दे दिया। बाद में पटियाला के राजा ने कन्नौड़ का नाम बदलकर महेंद्रगढ़ कर दिया। फरवरी 1858 से हरियाणा यानी दिल्ली डिवीज़न जब पंजाब प्रोविंस का हिस्सा बनी, तब से हरियाणा हर क्षेत्र या फील्ड में पिछड़ने लगा, चाहे वो एजुकेशन हो, लिटरेचर, प्रेस, खेती, व्यापार आदि। शायद ये एक पनिशमेंट थी अंग्रेज़ों द्वारा जो हरियाणा के लोगों को दी जा रही थी उनके द्वारा 1857 विरोध में की गई नुकसान के कारण। हरियाणा ने
19वीं सदी के अंत तक काफ़ी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स का आगमन भी देखा, जैसे आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, वहाबी मूवमेंट, तबलीगी जमात। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हरियाणा से 70,000 लोग गए थे लड़ने अंग्रेज़ों की तरफ से। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी हरियाणा के काफ़ी लोग जुड़े। 1914-15 में अंग्रेज़ों ने पूरे भारत का लिंग्विस्टिक सर्वे करवाया, जिसकी जिम्मेदारी सर जी ए ग्रीसन को मिली। सर जी ए ग्रीसन की किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 9 में बताया गया है कि हरियाणा में ज़्यादातर बोली जाने वाली ज़ुबान हरियाणवी और हिंदुस्तानी है, जो कि हिंदी के डायलेक्ट्स हैं। उस किताब का एक मैप आपकी स्क्रीन के सामने है। सेम किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 9 में ये भी बताया गया है कि हरियाणा में कुछ राजस्थानी भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे बागड़ी, आहिरवाटी और मेवाटी। उसका नक्शा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रूफ के लिए अब खुद ग्रीसन की किताबें चेक कर सकते हैं और ब्रिटिश सेंसस भी चेक कर सकते हैं, जिसमें हरियाणा के लोगों ने अपनी भाषा हिंदी बताई गई है। 1911 में ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होगी, जिसके बाद दिल्ली को पंजाब प्रोविंस से अलग करके अलग यूनियन टेरिटरी बनाया। अब जो हरियाणा, जिसका नाम पहले दिल्ली डिवीज़न होता था, उसका नाम अब 1911 में अम्बाला डिवीज़न हो गया। 1920 के आसपास दिल्ली यूनियन टेरिटरी की सीमाएं बढ़ाने का सुझाव दिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने हामी भरी कि पंजाब की अम्बाला डिवीज़न यानी हरियाणा और यूपी की मेरठ और आगरा डिवीज़न को एक साथ जोड़ देना चाहिए। लोगों ने ये डिमांड सर जे थॉमसन से भी करी। हरियाणा के कुछ मशहूर नेता जैसे श्री राम शर्मा, नेकी राम शर्मा और देशबंधु गुप्ता जी भी गांधी जी से मिले और रिक्वेस्ट करी कि हरियाणा के इलाके दिल्ली से जोड़े जाएं। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पंजाब प्रोविंस की बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज करके अम्बाला डिवीज़न को दिल्ली के साथ जोड़ा जाने की बात कही और कहा गया कि अम्बाला डिवीज़न के लोग यूपी की मेरठ और आगरा डिवीज़न के लोगों के साथ मेल खाते हैं। हरियाणा या अम्बाला डिवीज़न का पंजाब प्रोविंस के साथ जुड़ना एक ब्रिटिश रूल में हुए 1858 का एक्सीडेंट है। 1930 से ये डिमांड ने विशाल हरियाणा मूवमेंट या ग्रेटर दिल्ली मूवमेंट का रूप ले लिया और हिंदी स्पीकिंग अम्बाला डिवीज़न को पंजाब से अलग करने की बात करी गई और दिल्ली के साथ जोड़े जाने की बात की गई। इस विशाल हरियाणा मूवमेंट को महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, असफ अली, छोटू राम और ठाकुर दास भार्गवा जैसे कई बड़े लीडरों की सपोर्ट मिला, बट ये मूवमेंट इतनी चल ही नहीं पाई। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। देश के साथ पंजाब प्रोविंस और बंगाल प्रोविंस का भी बंटवारा हो गया। हरियाणा जो है वो उस वक्त ईस्ट पंजाब का हिस्सा बना, जो भारत यानी इंडिया को मिला। हरियाणा एरिया के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में भी मुस्लिम पॉपुलेशन हुआ करती थी, जैसे हिसार में 28% मुस्लिम थे, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में 18% मुस्लिम थे, करनाल डिस्ट्रिक्ट में 30% मुस्लिम थे, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में 31% और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में 33% और जिंद डिस्ट्रिक्ट में 20% मुस्लिम थे। हरियाणा के हिंदुओं को हरियाणवी हिंदू ही बोला जाता था और हरियाणा के मुस्लिम्स को रणगढ़ी मुस्लिम बोला जाता था। जब 1947 का पार्टीशन हुआ तो ऑलमोस्ट सारे रणगढ़ी मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान चले गए। हरियाणा में सिर्फ नूह के मेवाती मुस्लिम जो थे पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि गांधी जी ने उन्हें रोक लिया था पाकिस्तान जाने से। उन्होंने मेवाती मुस्लिम को कहा कि आप इंडिया की बैकबोन है, आप मत जाओ। और आज नूह हरियाणा का मुस्लिम मेजोरिटी जिला है। खैर वापस आते हैं 1947 पर। हरियाणा के रणगढ़ी मुसलमान लोग पाकिस्तान चले गए। उनकी जगह हरियाणा के शहरों में पाकिस्तान या वेस्ट पंजाब के हिंदू हरियाणा में एज अ रिफ्यूजी आ गए। इन वेस्ट पंजाब या पाकिस्तान साइड से आए पंजाबी हिंदूस को हरियाणा के शहरी इलाकों में बसाया गया, जो रणगढ़ी मुसलमान ने पाकिस्तान जाने टाइम छोड़े थे। अब आप ज़रा इस सामने दिए गए नक्शे से हरियाणा की पंजाबी हिंदू रिफ्यूजी सेटलमेंट का पैटर्न समझिए। मुल्तान की हिंदू को मोस्टली सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी और भिवानी जैसे शहरों में बसाया गया। जांग के हिंदुओं को मोस्टली जिंद, रोहतक और गोहाना जैसे शहरों में बसाया गया। मुजफ्फरगढ़ के हिंदुओं को मोस्टली सोनीपत और झज्जर जैसे शहरों में बसाया गया। मियांवाली के हिंदुओं को मोस्टली पानीपत और गुड़गांव जैसे शहरों में बसाया गया। रावलपिंडी और झेलम के हिंदुओं को मोस्टली अम्बाला और यमुनानगर के शहरों में बसाया गया। डेरा गाजी खान के हिंदुओं को मोस्टली फरीदाबाद और पलवल जैसे शहरों में बसाया गया। कुरुक्षेत्र और करनाल में ऑलमोस्ट सारे वेस्ट पंजाब के हर ज़िले के हिंदू सेटल हुए, क्योंकि ये हरियाणा का मेजर रिफ्यूजी कैंप थे।
ये जो रिफ्यूजी सेटलमेंट के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ शहरों में ही हुई थी। विलेज एरियाज़ में रिफ्यूजीज़ को बहुत कम सेटल किया गया था। हरियाणा के रूरल एरियाज़ या ग्रामीण क्षेत्रों में तो 95% हरियाणवी हिंदूज ही मेजोरिटी में थे। बट हरियाणा के अर्बन एरियाज़ या शहरी क्षेत्रों में क्या हुआ कि हरियाणवी हिंदूज की आबादी 60 से 80% हो गई, और पाकिस्तान से आए पंजाबी हिंदुओं की आबादी 20 से 40% हो गई। फिर भी हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में तो हरियाणवी हिंदूज ही मेजोरिटी हैं, क्योंकि 60-80% हरियाणवी हिंदूज तो 20 से 40% पंजाबी हिंदू से ज़्यादा ही हैं। अब इन जो वेस्ट पंजाब या पाकिस्तान से जो पंजाबी हिंदूज आए थे, इनके साथ थोड़े बहुत सिख लोग भी आ गए थे, पर वो उनकी आबादी बहुत कम थी। अब 1949 में ज्ञानी सच्चर फार्मूला लागू हुआ पंजाब और पेप्सू स्टेट पर, जिसके मुताबिक पंजाब और पेप्सू को दो दो अलग पंजाबी और हिंदी रीजन्स में डिवाइड किया, जिसमें क्या था कि पंजाबी रीजन्स में पंजाबी कंपलसरी होगी और हिंदी 6th से 8th क्लास तक पढ़ाई जाएगी, और हिंदी रीजन्स में हिंदी कंपलसरी होगी और पंजाबी 6th से 8th तक पढ़ाई जाएगी। ये दोनों साइड्स को मंजूर नहीं था, ना पंजाबी रीजन वालों को ये मंजूर था और ना ही हिंदी रीजन वालों को ये मंजूर था। 1952 में पंजाब में पंजाबी सूबा मूवमेंट ने बहुत ज़ोर पकड़ लिया। 1953 में दिल्ली विधानसभा ने रेजोल्यूशन पास किया गया कि महादिल्ली स्टेट या विशाल हरियाणा बने, और पेप्सू से महेंद्रगढ़ और जिंद वाला इलाका महादिल्ली को दिया जाए और बाकी का पेप्सू पंजाब को। बट 1956 में क्या हुआ कि सारा पेप्सू स्टेट ही पंजाब में डाल दिया गया। 1957 से पंजाब में पंजाबी सूबा मूवमेंट ने और कई गुना ज़्यादा जोर पकड़ लिया, और दूसरी तरफ हरियाणा इलाके में हिंदी रक्षा समिति बनाई गई और वो हरियाणा में अपना सत्याग्रह करने लगे। बट हरियाणा में मूवमेंट ने इतना जोर नहीं पकड़ पा रही थी। 1960 और 1964 के बीच पंजाबी सूबा मूवमेंट ने पंजाब में बहुत खतरनाक मोड़ ले लिया था। आखिर 1965 में पंजाब और हरियाणा का अलग होना तय हो गया और दोनों की बाउंड्री डिसाइड होने लगी। पंगा पड़ा आकर चंडीगढ़ पर कि चंडीगढ़ किसके साथ जाएगा और किसकी कैपिटल बनेगा। चंडीगढ़ दरअसल भारत की आज़ादी के बाद एक नया बसाया शहर था। उस वक्त 1965 में चंडीगढ़ अंबाला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, जो कि 1961 की सेंसस में हिंदी मेजोरिटी आया था। तो हरियाणा वाले कहते हैं कि चंडीगढ़ उनको मिलना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ तो हिंदी स्पीकिंग वाला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। दूसरी तरफ पंजाब साइड वाले कहते हैं कि भले अंबाला डिस्ट्रिक्ट हिंदी मेजोरिटी आया है, बट चंडीगढ़ अंबाला ज़िले की खरड़ तहसील का पार्ट है, जो कि 1961 की सेंसस में पंजाबी मेजोरिटी आया है। तो हरियाणा वालों ने कहा कि हमारे पास कोई शहर भी उस लायक नहीं है जिसको हम कैपिटल बना पाएँ। पंजाब वालों के पास तो फिर भी अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, पटियाला और बठिंडा जैसे शहर हैं। लंबी बहस चली और 1966 को रिजल्ट आ गया। पंजाब और हरियाणा दोनों अलग स्टेट बन गए। पंजाब के पहाड़ी इलाके हिमाचल को ट्रांसफ़र कर दिए गए। चंडीगढ़, जो कि खरड़ तहसील का हिस्सा था, चंडीगढ़ खरड़ तहसील के बीचों बीच बसा था। तो क्या हुआ कि खरड़ तहसील के दो हिस्से कर दिए गए, एक हिस्सा पंजाब को दिया गया और एक हरियाणा को दिया गया, और बीचों बीच जो चंडीगढ़ था उसको दोनों की, पंजाब हरियाणा की दोनों की जॉइंट कैपिटल बना दिया। बट चंडीगढ़ को साथ में यूनियन टेरिटरी भी बना दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि पंजाब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर चंडीगढ़ से पंजाब हरियाणा तो चला पाएंगे, बट चंडीगढ़ पे राज केंद्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहेगा। तो इस तरह 1966 में हरियाणा को दोबारा अपनी पहचान मिली इंडिया के स्टेट के तौर पर। हरियाणा ने स्टेट बनते ही हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, साथ में तमिल को हरियाणा का थर्ड ऑप्शनल लैंग्वेज भी रखा। कुछ लोगों का कहना है कि तमिल नहीं, तेलुगु बनी थी हरियाणा की थर्ड एडिशनल लैंग्वेज, बट इस पर हम खुद श्योर नहीं हैं। जब 1966 में हरियाणा बना था तो शुरुआती 20 सालों में उसने बहुत स्ट्रगल करी, बट हरियाणा के लोग भी बड़े मेहनती थे, और आज उनकी ही मेहनत की बदौलत है कि हरियाणा इंडिया का 5th रिचेस्ट स्टेट है ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी पर कैपिटा। आज हरियाणा को बने हुए 55 सालों से ज़्यादा हो गए हैं, और इन 55 सालों में काफ़ी सरकारी आई, काफ़ी गई, बट हरियाणा का विकास नहीं रुका। हरियाणा ने अब हर फील्ड में तरक्की करी, चाहे स्पोर्ट्स, लिटरेचर, मिलिट्री, बिजनेस एक्सेट्रा। बट इन सब में कहीं हरियाणा की रीजनल लैंग्वेज का विकास पीछे रह गया, जैसे हरियाणवी, बागड़ी, मेवाटी, ब्रज और पुआधी। हरियाणवी भाषा को तो आगे हम 4 हिस्सों में भी बांट सकते हैं, जैसे बांगड़ू, जो कि हरियाणा के कैथल, नरवाना, टोहाना वाले इलाके में बोली जाती है।
हरियाणी, स्टैंडर्ड हरियाणी जो कि सेंट्रल हरियाणा में बोली जाती है, जैसे हिसार, हांसी, भिवानी, जिंद। देश वाली तीसरी होगी देश वाली, जो कि हरियाणा के रोहतक, सोनीपत, झज्जर में बोली जाती है। और चौथी होगी खादरी, जो कि पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर जैसे इलाकों में बोली जाती है। इनके अलावा हरियाणा में जैसे कि आपको बताया कि सिरसा, फतेहाबाद वाली साइड बागड़ी बोलते हैं, साउथ में महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रेवाड़ी साइड आहिरवाटी बोलते हैं, नूह साइड मेवाटी बोलते हैं, फरीदाबाद और पलवल के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रज बोली जाती है, और पंचकुला के आसपास के इलाकों में पुआधी। हरियाणा में किसी भाषा का विकास हुआ तो वो है सिर्फ हिंदी और इंग्लिश। 2010 में हरियाणा की थर्ड एडिशनल लैंग्वेज तमिल को हटाकर पंजाबी कर दिया गया। कुछ लोग इसका कारण सिखों को बताते हैं, बट सिखों का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हरियाणा में सिख तो सिर्फ 4% हैं। हरियाणा की थर्ड एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी सिर्फ और सिर्फ पंजाबी हिंदूज की वजह से है, जो 1947 में वेस्ट पंजाब से हरियाणा आए थे और हरियाणा के मुस्लिम्स की जगह सेटल हो गए थे। हरियाणा में पंजाबी हिंदूज की आबादी 10 से 15% है, जो सिखों से डबल ट्रिपल है। तो इसलिए 1947 से हरियाणा में रह रहे पंजाबी हिंदूज के कारण 2010 में पंजाबी हरियाणा की थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। वैसे अब तक चंडीगढ़ का पंगा पंजाब और हरियाणा के बीच सॉल्व नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में केस अभी तक चल रहा है, देखते हैं कब तक चलता है। अब आप दर्शक अपनी राय मुझे बताएं कि चंडीगढ़ किसको मिलना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।